हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मरवर्क्स यूट्यूब चैनल। फार्मरवर्क्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे डायनापर इंजेक्शन के बारे में। तो हम सीखेंगे ये इंजेक्शन के बेसिक यूज़ के बारे में कि कौन से अलग अलग मेडिकल कंडीशंस के अंदर डायनापर इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। साथ ही जानेंगे उसके डोज के बारे में कि कितने डोज में ये इंजेक्शन लगाया जाता है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स जानेंगे और वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस की स्टडी करेंगे डिटेल में आज के लेक्चर के अंदर। द एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मरवर्क्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मरवर्क्स फैमिली। अपडेटेड रहिए फार्मर नॉलेज के साथ। एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड डिसीज एंड मेडिसिन रिलेटेड कोर्स फार्मरवर्क्स की ऐप पर 1 साल तक अफोर्डेबल प्राइस में। तो सीखे दवाइयों के बेसिक यूज़ के बारे में, उनके वार्निंग, कॉन्ट्राइंडिकेशन, साइड इफेक्ट्स, वो भी 1 साल तक काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में। तो अभी डाउनलोड करिए एप्लीकेशन फार्मरवर्क्स की, जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे, एप्पल आईफोन FA ऐप स्टोर पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, या फिर 9016312020 नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो एंड्रॉइड यूज़र एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लीजिए आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो अब सीखते हैं डायनापर इंजेक्शन के बारे में। तो डायनापर इंजेक्शन जो है वो ऐसे क्लास का मेडिकेशन है कि जिसको हम कहते हैं एनाल्जेसिक। तो एनाल्जेसिक दवाइयाँ जो होती है वो ऐसी होती है कि वो पेन किलर के तौर पे काम करती है, पेन कम करने के लिए यूज़ की जाती है, और स्पेशली पेन रिलीवर ड्रग्स उनको कहा जाता है। फिर इसके अंदर जो कोई सॉल्ट कंपोजिशन हम देखें तो वो है डाइक्लोफेनेक सोडियम है। तो डाइक्लोफेनेक सोडियम जो मेन सॉल्ट कंपोजिशन यहाँ पे प्रेजेंट है। आगे स्टडी करते हैं उसके लेबल की। तो डाइक्लोफेनेक सोडियम इंजेक्शन यहाँ पे है कि 1 ml के अंदर 75 मिलीग्राम जितना डाइक्लोफेनेक सोडियम एज अ सॉल्ट इसके अंदर प्रेजेंट है। RX लिखा है, मतलब कि ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन बनता है और प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही उसको यूज़ किया जाता है। फिर यहाँ पे AQ लिखा है, उसका मतलब ये होता है कि ये एक्वियस इंजेक्शन है स्पेशली। कि यहाँ पे आप देखो ईच ml के अंदर यहाँ पे लिखा है कि ईच ml कंटेंट डाइक्लोफेनेक सोडियम है, साथों साथ बेंजल अल्कोहल यूज़ किया गया है प्रिजर्वेटिव के तौर पे। और AQ मतलब कि वाटर फॉर इंजेक्शन है, उसके अंदर AQ एक्वा मतलब कि जो वाटर उसके अंदर प्रेजेंट है। तो इस तरह से ये इंजेक्शन बनता है। फिर उसके रूट दिए कि इंट्रा डेल्टोइड रूट से दे सकते हैं आप, इंट्राग्लूटियल रूट से दे सकते हैं, IV इन्फ्यूज़न से भी दे सकते हैं, और IV बोलस से भी आप उसको दे सकते हैं। तो 4 अलग अलग रूट से आप ये इंजेक्शन को पेशेंट को दे सकते हैं। फिर ट्रांसक्यूटॉल फ्री लिखा हुआ है और साथों साथ सर्फेक्टेंट फ्री। तो ये गए उसकी लेबल स्टडी। तो ये खास ध्यान रखिए कि डाइक्लोफेनेक सोडियम है उसके अंदर 75 मिलीग्राम जितना। तो ये एक सॉल्ट कंपोजिशन आपको याद रखना है। आगे उसके इंजेक्शन साइड की हम बात करें तो इंट्राग्लूटियल इंजेक्शन। तो यहाँ पे आप देखो कि ये इस जगह पे जो ग्लूटियल मीडियन के पास जो हमारे मसल्स आए हैं बॉडी के अंदर, तो ये जो है वो सेफ एरिया है ये इंजेक्शन को देने के लिए। कि यहाँ पे जो डायग्राम में देखा है कि ये जो इंजेक्शन है वो यहाँ पे जो है वो लगाया जाता है कि जो ग्लूटियल मीडियस का जो पोर्शन कहा जाता है, तो वहाँ के जो मसल्स होते हैं वहाँ ये इंट्राग्लूटियल इंजेक्शन जो है वो एक्सपर्ट्स के द्वारा दिया जाता है। फिर दूसरा एक है कि इंट्रा डेल्टोइड इंजेक्शन भी लिखा है। तो इंट्रा डेल्टोइड मतलब कि ये जो डेल्टोइड मसल्स होते हैं कि हमारे हाथ के पास की, जहाँ पे खासकर जितनी जो वैक्सीन्स कई बार जो लगती है, तो ये जगह पे कि ये जगह जो बनती है कि जहाँ पे ज़्यादातर वैक्सीन्स लगाई जाती है, तो उसी जगह पे भी ये इंट्रामस्कुलरली ये इंजेक्शन जो है वो लगाया जाता है। तो ये 2 अलग अलग रूट हो गए कि जो स्पेशली इंट्रामस्कुलर हो गए कि इंजेक्शन तो दिया जाता है मसल के अंदर, ये खास समझिए, पर कौन सी जगह पे के मसल्स। तो एक ये डेल्टोइड मसल कि जो हमारे हाथ के पोर्शन में होते हैं, और ये लेग्स के पोर्शन के एरिया के ये ग्लूटियल मीडियस के जो ग्लूटियल्स जो मसल्स कहे जाते हैं वहाँ पे ये इंजेक्शन दिया जाता है। दूसरी तरह से हम देखें तो जब एक्सपर्ट्स के द्वारा ये इंजेक्शन दिया जाता है तो प्रॉपर इस तरह से कि जो ग्लूटियस मसल्स होते हैं वहाँ पे प्रॉपर जो है वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन पेशेंट को दिया जाता है, या फिर आप इंट्रावेनसली ड्रिप के थ्रू भी ये इंजेक्शन जो है वो लगा सकते हैं। इन्फ्यूजन्स के तौर पे जो है वो जितने भी अलग अलग हमारे आइसोटोनिक IV फ्लूइड्स होते हैं, जैसे कि नॉर्मल सलाइन भी यूज़ किया जाता है, D5W भी यूज़ किया जाता है,
आरएल भी आप यूज़ कर सकते, तो अलग अलग ये जो आईवी ड्रिप्स वगैरह, आईवी फ्लूइड्स वगैरह, उसके अंदर ये इंजेक्शन जो है वो मिक्स किया जाता है। तो कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें, प्रॉपर एक्सपर्ट के थ्रू ही ये इंजेक्शन जो है वो लगवाना चाहिए। तो अब बात यह आएगी कि इंजेक्शन क्यों लगाया जाता है, बिकॉज हमें पता है कि डाइक्लोफेनेक सोडियम की टैबलेट्स भी बहुत सारी अवेलेबल है। कई बार पैरासीटामोल के साथ कॉम्बिनेशन में डाइक्लोफेनेक या फिर एसिक्लोफेनेक होते हैं। तो इंजेक्शन ही क्यों दिया जाता है, तो कई बार क्या होता है कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती है कि पेशेंट जो है वो टैबलेट नहीं ले पाते, तो उस वक्त आप जो है वो उनको टैबलेट के बजाय ये इंजेक्शन दे सकते हैं। मतलब कि कई बार पेशेंट को स्वेलो करने में डिफ़िकल्टी होती है कि गले में ऐसा कुछ प्रॉब्लम है और वो टैबलेट को नहीं ले पा रहे, तो उस वक्त आप उसको इंजेक्शन दे सकते हैं। फिर किसी को सीवियर नोज़िया वॉमिटिंग हो रहा है कि उसको काफ़ी ज़्यादा उल्टियाँ हो रही है, तो उस वक्त टैबलेट नहीं ले पा रहा, तो भी आप ये इंजेक्शन दे सकते हैं। गैस्ट्रिक इरिटेशन, मतलब कि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग टैबलेट डोजेस फॉर्म में ये डाइक्लोफेनेक या फिर एसिक्लोफेनेक जैसे मेडिकेशंस लेते हैं पेन किलर, तो उनको स्टमक के अंदर इरिटेशन होता है। कई बार ऐसा होता है कि एसिड जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ऐसा वो फील करते हैं, उनके स्टमक के अंदर एसिडिटी जैसा फील करते हैं। तो गैस्ट्रिक इरिटेशन ना हो उसलिए भी आप जो है वो डायरेक्टली बाईपास रूट से ये इंजेक्शन जो है वो वेन या फिर मसल्स में पेशेंट को दे सकते हैं। फिर ऐसे पेशेंट के जो कई बार अनकॉन्शियस होते हैं, किस तरह से कि पेशेंट अनकॉन्शियस है और ऐसी कंडीशन में वो टैबलेट नहीं ले पा रहा, तो आप उसको इंजेक्शन दे सकते हैं। और स्पेशली ध्यान रखना है कि आईवी में ड्रिप के थ्रू ही दिया जाता है, डाइल्यूशन करके ही दिया जाता है, और इंट्रामस्कुलरली दिया जाता है कि जो हमने 2 रूट देखे मसल्स के, तो वो स्पेशल 2 रूट पे ही ये इंजेक्शन जो है वो दिया जाता है। उसके अंदर रहे जो सॉल्ट कंपोजिशन के बारे में हम समझे, तो जो डाइक्लोफेनेक सोडियम जो मेडिकेशन है वो फार्माकोलॉजी के अंदर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की कैटेगरी में आता है, कि जिनको NSAIDs हम कहते हैं। और ये जो है एक पॉपुलर ऐसे क्लास के मेडिकेशन है कि जो आपकी बॉडी के अंदर पेन किलर के तौर पे काम करती है, और साथ ही साथ ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी काम करती है, बॉडी के अंदर सूजन भी कम करती है और पेन भी कम करने का काम करती है। इस तरह से ये पावरफुल एनाल्जेसिक मेडिकेशन भी है, और साथ ही साथ जो है वो सूजन वगैरह भी कम करती है। डायनापर इंजेक्शंस के मैन्युफैक्चरर्स के बारे में हम समझे तो ट्रॉइका फार्मास्यूटिकल्स जो है वो उसके मैन्युफैक्चर है। यहाँ पे उसकी आप फैसिलिटी देख सकते हैं, और ये है कंपनी का लोगो ट्रॉइका की, इमेजिन एंड इनोवेट जो उनका मेन लोगो है। तो ट्रॉइका फार्मास्यूटिकल्स के बारे में मैं आपको बताऊँ तो एक इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है कि जिसका हेडक्वार्टर्स अहमदाबाद गुजरात के अंदर है, इंडिया के अंदर। तो अब जानते हैं ये इंजेक्शन के प्रॉपर यूजेस के बारे में कि कौन से अलग अलग कंडीशंस में ये इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। तो अगर किसी को गाउट की प्रॉब्लम है, तो गाउट में कई बार पेन भी होता है, सूजन भी होती है, तो उस वक्त ये इंजेक्शन लगाया जाता है। माइग्रेन टाइप का हेडेक है और वो टैबलेट से ठीक नहीं हो रहा, तो उस वक्त आप डायना पर इंजेक्शन लगवा सकते हैं। आर्थराइटिस की कंडीशन है और उस वक्त जो है वो आपको काफ़ी दर्द हो रहा है, सूजन वगैरह भी है बॉडी में, तो जॉइंट की जो सूजन्स होती है तो उसको कम करने के लिए ये इंजेक्शन दिया जाता है। फिर स्प्रेन्स ऑफ मसल स्प्रेन्स हो जाना, कई बार मसल्स की जकड़न देखने को मिलती है, वहाँ पे पेन, सूजन, तो ये सभी कंडीशंस में जब पेशेंट को फीवर भी हो या फिर माइल्ड टू मॉडरेट फीवर हो या फिर वहाँ पे पेन हो रहा, तो ये सभी कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए डायना पर इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। फिर उसके स्पेशल इंडिकेशंस देखें तो आप जो है वो समझो कि किसी को दांत का दर्द हो रहा है, टूथ पेन हो रहा है, तो उस वक्त वो दर्द को कम करने के लिए आप ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं। पूरी बॉडी पेन कर रही है आपको, कि कई बार हम देखते हैं कि फीवर वगैरह कई बार होता है, तो उस वक्त पूरी बॉडी पेन करती है, तो फ्लू लाइक सिम्टम्स में भी बॉडी पेन करती है, तो उस वक्त जो आईवी ड्रिप्स लगाए जाते हैं तो उसमें डायना पर इंजेक्शन भी जो है वो यूज़ किया जा सकता है, कि जिससे पेशेंट को जो है वो पेन वगैरह कम हो जाए। कई बार जो किडनी स्टोन के दौरान जब स्टोन पास होता है आपके यूरिनरी ट्रैक के अंदर, तो उस वक्त भी काफ़ी पेन होता है, तो उस वक्त भी ये डायना पर के इंजेक्शन आप इंट्रामस्कुलरली जो है वो लगा सकते हैं, कि जिससे आपका पेन जो है वो कम हो जाए। बैक पेन में भी कि समझे कि काफ़ी आपको बैक पेन हो रही है, तो उस वक्त भी आप ये इंजेक्शन यूज़ कर सकते, कि जो कमर दर्द कई बार होता है और वो काफ़ी इतना हो जाता है कि आप उसको टॉलरेट नहीं कर पाते, तो उस वक्त पेन कम करने के लिए एज वेल एज यहाँ पे जो सूजन हो जाती है उसको कम करने के लिए आप डायना पर इंजेक्शन लगवा सकते हैं। फिर मसल पेन कर रहे हैं, सूजन कम करनी है बॉडी के अंदर, ऐसी कोई भी पेनफुल कंडीशन है बॉडी के अंदर, या फिर
ऑपरेशन के बाद के कोई भी पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी जो होती है, सर्जरी के बाद जो पेन होता है, तो उस वक्त आप जो कि कोई सर्जरी हुई है कि जो पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन हम कहते हैं सर्जरी की, तो उसके बाद जो दर्द होता है उसको कम करने के लिए भी ये इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं। दूसरे हम इंडिकेशंस हम देखें तो जो स्पाइंस देखो आप यहाँ पे कि ये हमारा हेल्दी स्पाइन है, और जब वहाँ पे सूजन होती है कि इन्फ्लामेशन होता है वहाँ पे जॉइंट्स का, और आगे जाके बाम्बू स्पाइंस जैसे भी कंडीशन होती है कि जिसको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की जो हम कंडीशन कहते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को भी जो उनके जो दर्द है, उनकी सूजन है, वो कम करने के लिए दिया जाता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियो आर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह, और डिसमेनोरिया की जिसको पेनफुल पीरियड्स की जो हम कंडीशन कहते हैं, और माइग्रेन। तो ये ऐसे कंडीशंस की जो हमारे जॉइंट्स के पेन रिलेटेड कंडीशन से, या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी जो बीमारियाँ जैसे कि डिसमेनोरिया कि जिसमें पेनफुल पीरियड्स जैसी कंडीशन हो रही है, तो उस वक्त वो पेन या दर्द को कम करने के लिए ये इंजेक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। मैकेनिज्म समझ लें तो डायनापार का जो इंजेक्शन है वो काम कैसे करता है। तो ये क्या करेगा कि जो हमारे पेन के जो मेडिएटर्स होते हैं या फिर जो इन्फ्लेमेशन के लिए जो मेडिएटर्स होते हैं, उनकी इफेक्ट को ये मेडिकेशन क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है, जैसे कि साइक्लोऑक्सीजिनेस। तो जो अराचिडोनिक एसिड जो होता है वो आगे जाके साइक्लोऑक्सीजिनेस के साथ कंबाइन होके प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाते हैं, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो मेडिएटर्स होते हैं पेन के, कि ऐसे केमिकल है कि वो जब यहाँ पे रिलीज होते हैं तो वहाँ पे सूजन देखने को मिलती है, फीवर हो जाता है पेशेंट को, और साथों साथ काफ़ी दर्द होता है। तो डायनापार इंजेक्शन देने के बाद ये क्या होगा कि ये जो कॉक्स एंजाइम है उसकी एक्टिविटी को ये इनहिबिट कर देगा, कि जिससे कॉक्स नहीं होगा तो आगे जाके प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा, और प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं होगा तो ये पेन के मेडिएटर्स जो थे वो कम हो गए, कि जिससे पेन और सूजन वगैरह जो है वो कम हो जाती है। इंजेक्शन साइट पे जो कुछ रिएक्शंस होती है वो उसकी एक साइड इफ़ेक्ट बनती है, कि जहाँ पे जो इंजेक्शन दिया जाता है वो कहाँ वहाँ पे पेशेंट कई बार पेन जैसा फील करते हैं, या फिर वो जगह पे, तो जिसको इंजेक्शन साइड रिएक्शंस कहा जाता है एज अ साइड इफ़ेक्ट। फिर दूसरी साइड इफ़ेक्ट देखिए डायनापार इंजेक्शन के, कुछ लोग वॉमिटिंग जैसा फील करते हैं कि ये इंजेक्शन देने के बाद वो नौजिया वॉमिटिंग जैसे कई बार फील करते हैं। पेट दर्द कुछ लोगों को होता है। फिर कुछ केसेस के अंदर आपको एपिगैस्ट्रिक पेन, मतलब कि जो हमारे स्टमक का जो रीजन है वहाँ पे आपको पेन वगैरह हो सकता है, और बर्निंग जैसी फीलिंग वहाँ पे हो सकती है, भूख कम हो जाना या फिर इनडाइजेशन जैसे कंडीशंस फील होते हैं, कि जिसको नौजिया कहते हैं, वॉमिटिंग, हार्ट बर्न और लॉस ऑफ एपेटाइट। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप होते हैं डायनापार इंजेक्शन को लेने के बाद। उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस की स्टडी अब अच्छे से करते हैं, कि कॉन्ट्राइंडिकेशन सीखना जरूरी होता है, कि जब भी कोई इंजेक्शंस की या फिर कोई भी मेडिकेशंस की स्टडी करे तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस खास स्टडी करिए, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि ये मेडिकेशन कौन से मेडिकल कंडीशन में यूज़ नहीं की जाती। तो पेन के लिए तो यूज़ की जाती है, बट अगर किसी पर्सन को डाइक्लोफेनेक की एलर्जी है या फिर NSAIDs क्लास के जितने भी मेडिकेशंस की उसको एलर्जी है, नर्सेड्स की एलर्जी है, तो ये मेडिकेशन यूज़ नहीं करनी चाहिए, बिकॉज कई बार एलर्जिक रिएक्शंस ऐसे हो जाती है बॉडी के ऊपर, तो ये खास ध्यान रखें। या फिर पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री रही है डाइक्लोफेनेक लेने के बाद एलर्जी हो जाने की, तो उसको ये इंजेक्शन ना लगवाएं। फिर और कई बार जो स्टमक अल्सर के जो प्रॉब्लम होते हैं या फिर इंटेस्टाइनल अल्सर, किस तरह से ये जो अल्सर आप देख रहे हैं कि स्टमक के अंदर, तो ये जो अल्सर आप यहाँ पे फॉर्म हुआ देख सकते हैं, तो ये अल्सर के कारण जो है वो कई बार ब्लीडिंग भी होती है वहाँ पे। तो अगर पेशेंट को ऐसी कंडीशन है तो उसको डायनापार का इंजेक्शन कभी भी नहीं लगवानी चाहिए। और ऐसा पेशेंट है कि जिसको हार्ट फेलियर के प्रॉब्लम है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कि हार्ट अटैक उसको आया हुआ है, स्ट्रोक का प्रॉब्लम है, हार्ट फेलियर जैसे है, तो ऐसे पेशेंट को भी ये इंजेक्शन ना लगवाए। या फिर उनको ब्रेन या फिर हार्ट दोनों रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ये इंजेक्शन यूज़ ना करें। दूसरे कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हम देखें तो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि उनका लीवर जो है वो ख़राब होता है या फिर उनके किडनीज अच्छे से काम नहीं करती होती, तो ऐसे पेशेंट्स को भी डायनापार का इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए। फिर प्रेगनेंसी के अंदर से जो आपको पेन वगैरह हो रही है तो उस वक्त ये इंजेक्शन कभी भी यूज़ ना करें। सिंपल जो है वो आप पेन किलर के तौर पे उस वक्त पैरासीटामोल यूज़ कर सकते हैं, बट डायनापार या फिर डाइक्लोफेनेक को यूज़ ना करें। फिर
जो चिल्ड्रंस होते हैं अंडर 14 ईयर्स के उनको भी आप यूज़ ना करें, और अगर किसी को ब्लड क्लोटिंग डिसऑर्डर्स थे तो उनके लिए भी यूज़ नहीं करना चाहिए। एंड सर्जरी एसोसिएटेड रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, मतलब कि रिस्क है ब्लीडिंग का पेशेंट के अंदर, तो ऐसे लोगों को भी ये इंजेक्शन लगवाना नहीं चाहिए। तो इसी तरह से आगे देखें कुछ उसे वार्निंग कि कब ये इंजेक्शन को यूज़ ना करें, प्रॉपर वार्निंग। तो वार्निंग्स का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आप जो है वो कुछ ऐसी कंडीशंस जो होती है उस वक्त डायनापार को यूज़ ना करें। जैसे कि आप समझो कि अल्कोहल कंजप्शंस कर रहे हैं, तो अल्कोहल के साथ कभी भी डायनापार इंजेक्शन जो है वो यूज़ नहीं करना चाहिए। फिर प्रेगनेंसी के दौरान अनसेफ है ये यूना। तीसरा, ड्राइव कभी भी नहीं करना है, बिकॉज ये इंजेक्शन लेने के बाद आपको क्या हो सकता है कि आपको कई बार सर दर्द जैसा हो सकता है, विज़न आपकी ब्लर हो सकती है, डिजीनेस जैसा आप फील कर सकते हैं, ड्रॉसीनेस मतलब कि नींद आना। तो ऐसे कंडीशन में समझो कि आप ड्राइव करते हैं तो एक्सीडेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो कभी भी व्हीकल को ड्राइव ना करें डायनापार इंजेक्शन के लेने के बाद, और प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ ही यूज़ करें कि अगर पेशेंट को किडनी वगैरह के प्रॉब्लम है। तो ये रहा हमारा स्पेशल वीडियो लेक्चर डायनापार इंजेक्शन के बारे में। तो उसके सेफ़ यूज़ के बारे में भी समझ लें कि सेफ़ यूज़ जब आपको करना है तो प्रॉपर पेशेंट काउंसलिंग होना जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे वार्निंग्स भी है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी है डायनापार इंजेक्शन के। तो प्रॉपर डायग्नोसिस होना चाहिए, पेशेंट काउंसलिंग होना चाहिए, मेडिकल हिस्ट्री चेक करनी चाहिए, इंजेक्शन को एक्सपर्ट के द्वारा ही लगाने चाहिए, और वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस की एक बार डिटेल स्टडी के बाद ही ये इंजेक्शन को यूज़ करें। तो ऐसे ही सीखिए दवाइयों के बेसिक यूज़ के बारे में, उनके डोज, साइड इफ़ेक्ट्स, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस 1 साल तक अफोर्डेबल प्राइस में फार्मारॉक्स की ऐप ऊपर। तो अभी डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन फार्मारॉक्स की, जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे, एप्पल आईफोन ऐप स्टोर पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर 9016312020 पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।